नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, बीए बीएससी बीकॉम है ना, फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत एक और सेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। दरअसल फर्स्ट ईयर में हम इंग्लिश को पहले कंप्लीट कर चुके हैं और अब फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स के बच्चों के लिए हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाले विषय पर आज से सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पहला टॉपिक ही लेंगे, जिसमें आपको पता है कि शुरुआत में चार कविताओं पर वर्णन किया गया है अलग अलग कवियों के द्वारा। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम सभी सेशनों को लेने वाले हैं। तो हालांकि मैंने यहाँ पर पूरा इंडेक्स तो कवर नहीं दिखाया है, बट पूरा सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर ही मैं सेशन लेकर के आऊंगा, जैसे अन्य सब्जेक्ट में लेकर के आया हूँ। अगर कहीं डाउट हो तो आप एक बार फर्स्ट ईयर का जो मैंने इंग्लिश पढ़ाया आप लोगों को पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर आप समझ जाएंगे कैसे मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर बाय चैप्टर मैंने सभी सेशन लिए हैं। ठीक है। और मैं अलग अलग करके इसलिए लेकर के आता हूँ, चाहे वो आधे घंटे क्लास होती है, कोई कोई सी थोड़ा आधे घंटे से ऊपर निकल जाती है, छोटी छोटी क्लास, इसलिए ताकि आपके जो टॉपिक है ना सभी सेपरेट बने रहे, अलग अलग मतलब सभी मिक्स ना हो। अब चाहे तो जो एक सब्जेक्ट है इसको 2 या 3 लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी, कंफ्यूजिंग वाली। सब कुछ मिक्स हो जाएगा, आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो इसीलिए सेशन को मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ हिंदी भाषा एवं संस्कृति, विशेष रूप से बीए फर्स्ट ईयर वाले फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। लेकिन बीएससी और बीकॉम बीबीए बीएचएससी वाले जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है, उपयोगी होने वाली है। तो मातृभूमि कविता से हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। यह बैच न्यू बैच पर आधारित है, मतलब न्यू बैच के रूप में इसको मैं लेकर के आया हूं, जो 2026 से 2028 तक चलने वाली है। 2028 तक अगर सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आया तो समान रूप से उपयोगी होगी उससे आगे वाले बच्चों के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। और ये जो पूरी कहानी है ना, बहुत ज्यादा इंट्रो देने की मुझे जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अब आपको मैं काफी इंट्रो दे चुका हूँ। काफी सब्जेक्ट, लगभग 70 सब्जेक्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर बीए वाले बच्चों के लिए, है ना। तो बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी जो नए छात्र हैं जो पहली बार सेशन पे आए उनको मैं बता दूं, एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। तो वहां पर आपको सिर्फ फाउंडेशन कोर्स की नहीं, बल्कि आपके जो मुख्य सब्जेक्ट हैं वो भी मिल जाएंगे, है ना। लगभग 60 से 70 सब्जेक्ट में अब तक पढ़ा चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। तो जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो सारे सब्जेक्ट क्रम से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है, जहां पे मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, जिनका एम है, और जो ये सर्च कर रहे हैं कि यूट्यूब पर ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर लेक्चर भी फुल लेंथ में मिल जाए, चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर मिल जाए और क्लास नोट्स भी अवेलेबल हो जाए, ताकि नोट्स बनाने की झंझट भी न रहे, तो ऐसा ही एक नया यूट्यूब चैनल है प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी। जाइए उसको विजिट कीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहां पर मैं क्लास स्टार्ट कर भी चुका हूं, है ना। पॉलिटी से वहां पर क्लास मैंने स्टार्ट की, दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं स्टार्ट कर चुका हूं। चलिए अब बढ़ते हैं फाइनली अपने सेशन में। लेकिन उससे पहले फर्स्ट ईयर के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन जिनके पास अच्छा कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, ये फाउंडेशन का कंटेंट आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। चारों ही फाउंडेशन के चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता, विकास, महिला, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का यहाँ पर रख दिया गया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है पीपीटी में चेंज नहीं किया गया है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हिंदी इंग्लिश आपकी रहने वाली है, आपका एक योग ध्यान हो जाएगा और एक पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है ना। योग ध्यान और पर्यावरण इसको ठीक करवा देंगे। तो जो आपके फर्स्ट ईयर में जो चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट की नोट्स 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको अवेलेबल है। जो भी छात्र लेना चाहे नंबर दिए गए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। जो पुराने छात्र हैं वो तो बहुत अच्छे से परिचित है कि टेबल ऑफ कंटेंट में सर क्या बताने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी पूरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शुरू से लेकर एंड तक, वो एक नजर हम यहाँ पर देख लेते हैं। कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, मतलब कि 4 पॉइंटों में हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा। मातृभूमि कविता मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय पर, क्योंकि परिचय से संबंधित भी कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे गए हैं। इसके बाद में मातृभूमि कविता के कुछ प्रमुख जो मुख्य मुख्य बातें हैं, मुख्य तथ्य हैं, उन पर नजर डालेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम देखने वाले मातृभूमि कविता का सारांश संक्षेप में, ठीक है। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे 10 टॉप कैटेगरी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू के रूप में, ताकि आप लोगों का टॉपिक पहले कवर हो जाए अच्छे से और उस टॉपिक पर आप क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रैक्टिस भी कर लें। अब अगर ये पूरा सेशन इस वे में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये टॉपिक जो है ना आपके मस्तिष्क से कभी भी डिलीट नहीं होगा।
हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्योंकि तैयारी से पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर लेकर के और उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे कि हमने टॉपिक में कितना पढ़ा, कितना समझा है। क्लियर है ना? एक ही लेक्चर के अंदर, अलग अलग लेक्चर में नहीं, एक ही लेक्चर में एक टॉपिक और उसके क्वेश्चन आंसर सब खत्म। चलिए तो शुरुआत करते हैं, सेशन के एंड तक बने रहना कंपलसरी है बस, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले लेते हैं तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैथिली शरण गुप्त का परिचय। अब यह परिचय, अब यहां पर एक सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में कि सर परिचय जब हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे होते हैं तब भी मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय पढ़ना होता है, तो क्या हिंदी साहित्य पढ़ रहे होते हैं उसमें जितना डिटेल में परिचय पढ़ना होता है उतना ही डिटेल में क्या हम फाउंडेशन में भी पढ़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जी, नहीं। फाउंडेशन में आप उतने ही कंटेंट के साथ में पढ़ोगे जितना कि आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो इसलिए बहुत डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला हूं, लेकिन ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को छोड़ूंगा भी नहीं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता हो, है ना। तो आइए संक्षेप में हम इनका परिचय समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए तो इनका गुप्त जी का जो जीवन परिचय है इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। जस्ट लाइक कि सबसे पहले आप बात कर लेते हैं जन्म की। जन्म कहां पर हुआ और कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1886 में झांसी के, उत्तर प्रदेश की झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा कहां पर? उत्तर प्रदेश झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था 1886 में, ठीक है, 3 अगस्त 1886 में। इनके पिताजी का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। रामचरण गुप्त साहित्य वातावरण इन्होंने प्रदान किया इनको, साहित्य वाला, क्योंकि इनका जो फैमिली थी ना पूरी साहित्यिक वातावरण से परिपूर्ण थी। इसके अलावा इनकी प्रारंभिक शिक्षा, गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत और हिंदी का इन्होंने अभ्यास किया। उसके बाद कविता लेखन की शुरुआत कहां से होती है, यह महत्वपूर्ण पक्ष है इस पूरी स्टोरी का, इस पूरा परिचय का। कविता लेखन की शुरुआत इनकी किशोरावस्था से ही मानी जाती है। ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं, कई रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में की, लेकिन बाद में खड़ी बोली को इन्होंने आत्मसात कर लिया। जी हाँ, वो खड़ी बोली के एकमात्र पहले कवि, खड़ी बोली के, तो मैथिली शरण गुप्त को ही माना जाता है। जबकि इन्होंने की शुरुआत कौन सी किससे हुई थी? ब्रज भाषा से हुई थी, लेकिन बाद में आगे चल के इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और खड़ी बोली को इस कदर अपनी रचनाओं में अपनाया कि ये प्रथम कवि माने जाने लगे, खड़ी बोली को बोलने वाले, खड़ी बोली में रचना करने वाले। हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है इनका, कि हिंदी साहित्य में इन्होंने कौन कौन सी ऐसी रचनाएं दी है, क्या योगदान रहा है इनका? तो दोस्तों याद रहे कि हिंदी कविता को इन्होंने वस्तुतः राष्ट्रीयता और समाज सेवा के सामाजिक चेतना के साथ में जोड़ा। ये ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीयता के साथ में, राष्ट्र भक्ति के साथ में या सामाजिक चेतना के साथ में इन्होंने अपनी कविताओं को जोड़ा। इसके अलावा खड़ी बोली के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं इनको, इसलिए ही खड़ी बोली के प्रथम कवि के नाम से भी जाना जाता है इनको। इसके अलावा अगर इनकी रचनाओं की बात करें, प्रमुख कृतियों की बात करें कि इनकी कौन कौन सी ऐसी रचनाएं थी जिनसे इनको प्रसिद्धि हासिल हुई, तो वो थी भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, जयद्रथ और द्वापर। इन सबको आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास में नोट्स अवेलेबल नहीं है तो, कोई कंटेंट, कोई बुक वगैरह नहीं है, गूगल पे भी इन सभी को आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये एडवाइस जरूर दूंगा कि एक बार आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो या ना हो, आपको एक एक नजर जो है, कुछ भी नहीं, 10 15 मिनट में ये कहानियां खत्म हो जाती है। भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, इनको एक एक बार जरूर पढ़िएगा जब जब टाइम मिले ना। आपके पास कंटेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, गूगल पर डाल दीजिए, गूगल है ना पर आपको सारे ये व्यवस्था मिल जाएगी। और आजकल तो वो चैट जीपीटी चल रहा है ना यार, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए चैट जीपीटी की वो ऐप को, वहां पर डालिए, पूरे भारत भारतीय सारी कविताएं आपके सामने आ जाएगी, एक एक करके पढ़ लीजिएगा उनको जब भी आपके पास टाइम हो। विशेष उपाधि की बात करें फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, है ना, छोटी मोटी बात नहीं है ये, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और इनकी कविता की विशेषताएं क्या थी? राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग बलिदान, नारी चरित्र और समाज सुधार। मतलब इन्होंने जितनी भी कविताओं की रचना की है वो सारी कविता ऐसी थी जिन कविताओं के जिन भावनाओं की समय को आवश्यकता थी, उस समय के अनुसार, उस समय की आवश्यकता को पहचानते हुए उन्होंने राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग बलिदान, नारी चरित्र और समाज सुधार आदि आदि को आधार बना करके उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। सम्मान की बात करें तो सम्मान भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये दो सम्मान आप हमेशा याद रखिएगा, महात्मा गांधी से इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी और भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला था, सम्मान मिला था।
इनके निधन की बात करें तो 12 दिसंबर 1964 को इनका निधन हो गया। ये छोटा सा इनका एक छोटा सा परिचय। जो प्रमुख तथ्य हमने डिस्कस किए हैं वो तथ्य आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पर जो है आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कविता के। जो कविता है मातृभूमि, उसके प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। तथ्य का मतलब क्या हुआ, अरे कुछ खास बातें, किताबों में नहीं मिलेगी ये, कुछ खास बातें। कि कविता की खास बातें क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं ना आप लोगों से। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेंगे, जो आपने पढ़ा है किताब के तथ्य थोड़ी ना उठा के लाएंगे एग्जाम में। वो तो एक्स्ट्रा आपने पढ़ करके उसका निचोड़ क्या निकाला, उस निचोड़ पर ही आपके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस मातृभूमि कविता की जो विशेषता है, जो खास बातें हैं, मुख्य तथ्य हैं, उन पर हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे प्रथम में फर्स्ट में अगर बात करें तो यह कविता देशभक्ति पर आधारित है। मातृभूमि कविता, मैथिली शरण गुप्त जी की मातृभूमि कविता देशभक्ति पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ना, कि मातृभूमि कविता किस पर आधारित है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मातृभूमि कविता किस पर आधारित है, देशभक्ति पर है या फलाना फलाना, कुछ भी, चार ऑप्शन रख देंगे आपके सामने, राइट। इसके अलावा कवि अपनी मातृभूमि यानी भारत माता के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करते हैं। इस कविता के याद रखिएगा, मातृभूमि कविता के माध्यम से मातृभूमि यानी कि भारत माता के प्रति गहरी श्रद्धा या प्रेम को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा कवि बताते हैं इस कविता में कि मातृभूमि हमारी जन्मभूमि है, इसलिए हमारे लिए सबसे पवित्र और प्रिय है। मातृभूमि हमारी जन्मभूमि है। आगे कहते हैं कि जन्मभूमि तो है ही, ये हमको जीवन, अन्न, जल, संस्कृति, शिक्षा आदि आदि प्रदान करती है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और ये सम्मान कोई एहसान नहीं, बल्कि हमें अपने कर्तव्य के रूप में सम्मान करना चाहिए। कवि अंत में कविता में यह भी बताते हैं कि देश की रक्षा करना, उसे समृद्ध बनाना और उसका गौरव बढ़ाना हर नागरिक का धर्म होना चाहिए। जो भी इस जमीन पर रहता है ना, तो देश की रक्षा, उसे समृद्ध और उसका गौरव बढ़ाना हमारा जो है नागरिक धर्म होना चाहिए। तो ये इस मातृभूमि कविता की कुछ मुख्य बातें हैं। ये आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा क्लास नोट्स को डाउनलोड करके, है ना, भूलना कुछ भी नहीं, याद रखिएगा। कभी भावपूर्ण भाषा में कहते हैं कि मातृभूमि के बिना मनुष्य का अस्तित्व अधूरा है। मातृभूमि के बिना मनुष्य का अस्तित्व अधूरा है। मनुष्य, देखिए, मातृभूमि ऐसी भावना विचारों को जगाने का जो काम किया है गुप्त जी ने, वो इस कविता के माध्यम से किया है। मनुष्य चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन उसकी आत्मा अपनी मातृभूमि से ही जुड़ी रहती है। कविता का केंद्रीय संदेश क्या निकलता है इसमें, देश के प्रति निष्ठा निकलती है, मातृभूमि का सम्मान निकलता है, और उसके लिए मतलब मातृभूमि के लिए त्याग और समर्पण का भाव हमें इस कविता में नजर आता है। दैट्स ऑल, ये कुछ मुख्य बातें थी। आगे हम बात करने वाले हैं इस कविता का सारांश, है ना। समरी को जरा अब एक बार देख लेते हैं, इस कविता की समरी को, सारांश क्या है। तो पूरी पीडीएफ पहले ओपन कर लेते हैं, सब कुछ संक्षेप में लेकर के आया हूं। निश्चिंत रहे, आप लोग बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ताकि सेशन बहुत लंबा ना हो जाए। स्टेप बाय स्टेप पढ़ के इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम जो 10 क्वेश्चन आंसर है हमारे एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, उनको, है ना, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उससे। चलिए, कवि मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि कविता जो है एक देशभक्ति प्रधान कविता है। देशभक्ति प्रधान मतलब देशभक्ति पर आधारित होकर के ही इस कविता की रचना की गई है गुप्त जी के द्वारा। इसमें कवि अपनी जन्मभूमि भारत के प्रति अत्यधिक प्रेम व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि यह वही धरती है जिसमें हम जन्म लेते हैं, है ना, पलते हैं, बढ़ते हैं और जीवन की हर सुख सुविधा यहीं से प्राप्त करते हैं। इसलिए मातृभूमि हमारे लिए किसी भी प्रकार से माता से कम नहीं हो सकती। मातृभूमि ने हमें अपनी धरती का अन्न, जल, फल, फूल, प्राकृतिक संपदाएं, संस्कृति आदि सब कुछ प्रदान किया है। इसलिए इस देश का उपकार चुकाना हर भारतीय का हर नागरिक का जो है कर्तव्य होना चाहिए। इस कविता में कवि हम सभी को प्रेरित करते हैं कि हम देश के विकास, उसकी सुरक्षा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहे, तत्पर रहे। अंत में कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि मातृभूमि के प्रति प्रेम ही सच्चा देशभक्त बनाता है। उसके बिना मनुष्य का अस्तित्व खाली एक खोखला बन करके रह जाता है। मातृभूमि के बिना मनुष्य का अस्तित्व खाली है, खोखला है। तो यही इस कविता का मुख्य भाव है। तो मुख्य भाव की अगर डायरेक्टली बात करें तो देशभक्ति इस कविता का मुख्य भाव। क्लियर है। इस छोटे से सारांश के माध्यम से अब देखिए आप लोग किस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो।
तो आइए अब हम शुरुआत करेंगे मातृभूमि कविता, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता पर आधारित 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कहा गया कि मातृभूमि कविता के कवि कौन है? बिना सोचे समझे आप जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। क्लियर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? उपाधि, कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए लोक कवि, जन कवि, राष्ट्र कवि या गीताकार। ऑप्शन सी राष्ट्र कवि। और राष्ट्र कवि की यह उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। क्लियर है? ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, मातृभूमि कविता का मुख्य भाव क्या है? मातृभूमि कविता का मुख्य भाव क्या है? और इतनी देर से हम मुख्य भाव पर ही तो बड़े हुए हैं। क्या है? ऑप्शन सी देखिए आप, मातृभूमि के प्रति प्रेम। ऑप्शन सी सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि में ने हमें क्या प्रदान किया? मातृभूमि ने तो क्या प्रदान किया? केवल धन दिया है, अन्न जल और जीवन दिया है, शिक्षा दी है, संस्कृति दी है। भाई शिक्षा भी दी है, संस्कृति भी दी है, धन भी दिया है, अन्न जल और जीवन भी दिया है, लेकिन जो जहां पर ज्यादा ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए। बस समझ रहे? केवल धन तो नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं, केवल धन तो नहीं, बल्कि धन के अलावा और भी बहुत कुछ दिया है। शिक्षा भी दी है, संस्कृति भी दी है, लेकिन अन्न जल और जीवन सबसे प्रमुख रूप से हमें मातृभूमि ने ही प्रदान किया है। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त जी किस भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? किस भाषा के कवि माने जाते हैं? कौन सी? खड़ी बोली के। ये सही है, लेकिन किस भाषा से उन्होंने अपने जीवन की, अपनी रचनाओं की शुरुआत की थी? तो ब्रज भाषा से। दोनों तथ्यों को आपको सेपरेटली याद रखना होगा, है ना। तो ऑप्शन, इस प्रश्न का आंसर सही तो ऑप्शन सी होगा, खड़ी बोली। लेकिन शुरुआत की जब बात आती है कि शुरुआत किस भाषा से की थी, वो ब्रज भाषा से की थी। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, मातृभूमि के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है? तो देश से दूर रहना, देश की उपेक्षा करना, या देश का सम्मान, उसका विकास करना। एग्जैक्टली देश का सम्मान करना, उसका विकास करना, गौरव को बढ़ाना। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का अर्थ क्या है? पिता की भूमि, ऋषियों की भूमि, जन्मभूमि या पवित्र नदी। ऑप्शन सी जन्मभूमि, मातृभूमि का सीधा सा आंसर है जन्मभूमि। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की कविता में प्रमुख रूप से किस भावना का चित्रण मिलता है? गुप्त जी ने जो कविता लिखी मातृभूमि, इसमें कौन सी भावना को मुख्य रूप से चित्रित किया गया है? मनोरंजन, देशभक्ति, हास्य या रहस्यवाद। देशभक्ति, है ना, देशभक्ति। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज ऑल्सो योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार, मातृभूमि कविता के अनुसार मनुष्य की आत्मा किससे जुड़ी रहती है? धन दौलत से, मित्रों से, मातृभूमि से या व्यापार से? तो कविता के अनुसार अगर बात करें तो मातृभूमि से जुड़ी रहती है। नहीं तो अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए, कविता से अगर हटके देखे तो इंसान डिपेंड करता है कि इंसान का नेचर क्या है, किससे, किसी की आत्मा धन दौलत से भी रहती है, मित्रों से भी रहती है, आदि आदि। बट कविता के अनुसार देखा जाए तो मातृभूमि से मनुष्य की आत्मा जुड़ी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है, भारत भारती किस कवि की रचना है? भारत भारती, इनकी रचनाओं पढ़ी थी हम लोग, सबसे पहले भारत भारती को ही देखा था, है ना। तो मैथिली शरण गुप्त सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, इसी के साथ में आपका सेशन होता है कंप्लीट। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगले पार्ट में अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले फाउंडेशन के जो सब्जेक्ट हैं, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, हिंदी, इंग्लिश, योग, ध्यान और पर्यावरण, चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स, स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। जिन छात्रों को भी चाहिए 149 के एक छोटे सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर चारों ही नोट्स आपको मिल सकती है। कैसे बनाया गया है इनको, तो एक बार ध्यान सुनिएगा। हर नोट्स में क्या है कि पहले टॉपिक का विस्तार दिया गया, विवरण दिया गया है। पहले आप टॉपिक पढ़ेंगे आसान भाषा में, मुख्य, प्रमुख और जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में पढ़ेंगे। एक फर्स्ट रीडिंग में आपको पूरा तथ्य समझ आएगा। उसके तुरंत बाद में उसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ, है ना, एमसीक्यू, जिससे कि आपने जो टॉपिक में कितना समझा है उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग कर पाएंगे उस पर। तो मैक्सिमम क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करने के लिए, सभी कॉन्सेप्टों को डिटेल में पढ़ने के लिए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में कचरा हटा दिया गया है, मेन कॉन्सेप्ट को रखा गया है इन चारों नोट्स में, इसीलिए इसको स्पेशल पीडीएफ नोट्स कहा गया है। आप चाहें तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको इस राशि पर 149 रुपए की राशि पर सब्सक्रिप्शन चारों नोट्स का मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कविता शतरंज के खिलाड़ी पर। जी हाँ, शतरंज के खिलाड़ी पर नेक्स्ट सेशन होगा कल सेम टाइम पर। क्लियर है? मिलेंगे अगले सेशन पर। जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको अच्छा लगा है,
तो सेशन को लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सभी सेशन और जो भी हम सेशन लेकर के आए अन्य सब्जेक्टों के भी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा लोधा जी क्लासेस पर आप ये सेशन देख रहे हैं, अभी ये मुख्य चैनल है, इसका एक ऑप्शनल चैनल भी है जहां पर मैं अन्य सेशन प्रोवाइड करता हूं आपको, शॉर्ट सेशन 5-5 10-10 मिनट के सेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूं वहां पर, जिसका नाम है लोधा जी क्लासेस क्लिप्स। तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी सेशन महत्वपूर्ण क्लासेस छूटे नहीं, है ना। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बना दिए गए हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो आकर के वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।